हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरके साइंस कोचिंग। दोस्तों, मैं संविधान विषय को लेकर के लगातार आपके बीच बना हुआ हूं और आज आपके बीच में संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष को लेकर के आया हूं। और दोस्तों, वह पक्ष है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको यह जानना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमारे संविधान में कहाँ रखा गया है, किस भाग में रखा गया है और किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है, जो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे सबसे ऊपर में लिखा गया है। दूसरी बात आपको जानना चाहिए दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ के संविधान से लिया गया। तो दोस्तों, हमारे संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा यदि आप ध्यान दें तो आप यह भी कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान जो है सो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। अब आप कहिएगा कि ये कैसे हो सकता है। आप हमसे पूछना चाहिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है या 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। यदि हमसे क्वेश्चन पूछे तो हम क्या जवाब देंगे। आप इस तरह का प्रश्न हमसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चलिए इस बात को क्लियर करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में एक प्रावधान किया गया था और उस प्रावधान का नाम था नीतियों का निर्गमन। उसी नीतियों के निर्गमन को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से वर्तमान के भारतीय संविधान में रखा गया। समझना यह जरूरी है कि जब भारतीय शासन अधिनियम 1935 बन रहा था तो उस समय जो नीतियों का निर्गमन जो था वह आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया था। इसीलिए यदि अभी आप यह कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तो इसमें कोई गलती नहीं करते हैं। यदि आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है तो आप बेहिचक जवाब दे सकते हैं आयरलैंड के संविधान से। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह क्यों हमारे संविधान में लाया गया। आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के एक एक अनुच्छेद को यदि आप पढ़ेंगे और उस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए सरकार को नीति निर्माण करने का जो निर्देश दिया जाता है, आप एक एक निर्देश को देखेंगे तो आप सहज अनुमान लगा लेंगे। आपको लगेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है और साथ ही दोस्तों सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अब आप यहां पर हमसे पूछ सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं और साथ ही साथ आप यह भी पूछ सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले यह जानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्य दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है राज्य वह जो है एक ऐसे प्रकार के राज्य होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है और कर वसूली करता है। जबकि एक दूसरे तरह के राज्य होता है, ठीक है, वह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और कर वसूली करने तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि दोस्तों
बच्चे को जन्म लेने से लेकर के उस बच्चे के शिक्षा, उसके रोजगार, उसके सभी तरह की सुविधाएं देने की कार्य करते हैं। तो पहले तरह के जो राज्य हैं दोस्तों, जिसमें मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और कर वसूली करना, ऐसे राज्य को पुलिस स्टेट कहते हैं। जबकि दूसरे तरह के राज्य जिसमें बच्चे के जन्म लेने से लेकर उसके पालन पोषण, उसके शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसके रोजगार, उसके सभी तरह के आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास करता है, तो ऐसे राज्य को कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। तो हमारा जो भारत है वो लोक कल्याणकारी राज्य है। इस बात का व्याख्या हमारा संविधान करता है और हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। साथ ही दोस्तों आप देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा सरकार को यह आदेश दिया जाता है, राज्य को यह आदेश दिया जाता है कि राज्य अपनी नीतियों के निर्माण में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखेंगे और इस तरह से अपने नीतियों का निर्माण करेंगे जिससे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की संकल्पना को पूरा किया जा सके। अब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय क्या है, इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। समाज में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करना, इसी को हम लोग कहते हैं सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, समाज के सभी वर्गों के बीच आय का बहुत अधिक अंतर न हो, इस तरह की व्यवस्था करना, इसको कहते हैं सामाजिक न्याय को प्राप्त करना। और दोस्तों राजनीति में सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव तक पहुंचाना, उसके प्रतिनिधित्व को अपनाना, उसके प्रतिनिधित्व को देना, मतदान देने में सभी लोगों को अधिकार देना, इलेक्शन में प्रतिनिधि के रूप में चुनने के लिए इलेक्शन में सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के अवसर प्रदान करना, इसे कहते हैं राजनीतिक न्याय। और यदि आप नीति निर्देशक तत्व के एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए भरसक प्रयास किया गया है और राज्यों को निर्देश दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक जिस बात को हम लोगों ने जाना, उसके बाद की बातों को हम लोग और भी विस्तार से एक एक अनुच्छेद को देख करके पढ़ते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा, और वह बात क्या है? बात यह है कि महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान के जो आलोचना करते हैं कुछ लोग, तो आलोचक इस बात को कहते हैं कि महात्मा गांधी तो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे, संविधान में महात्मा गांधी के विचारों को जगह कैसे दिया गया हो। लेकिन दोस्तों आप नीति निर्देशक तत्व को देखिए तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि महात्मा गांधी के सिद्धांत और विचारों का विस्तार से अपनाने की कोशिश की गई है। जैसे महात्मा गांधी चाहते थे ग्राम स्वराज की स्थापना, और आप नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 देख लीजिए, जिसके तहत ग्राम पंचायत के निर्माण की बात की गई है। महात्मा गांधी चाहते थे कि कुटीर उद्योग स्थापित हो, छोटे छोटे उद्योग, और उद्योग में गांवों के लोगों को रोजगार मिले। और आप संविधान के अनुच्छेद 43 देख लीजिए,
जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ाने की बात की गई। महात्मा गांधी चाहते थे शराब पर रोक लगे, मादक पदार्थों पर रोक लगे। और आप अनुच्छेद 47 देख लीजिए, जिसमें मादक पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों पर रोक लगाने की बात की गई है। महात्मा गांधी चाहते थे कि पशुओं के वध पर, खास करके गाय के वध करने पर रोक लगे। और आप अनुच्छेद 48 देख लीजिए, अनुच्छेद 48 में दुधारू पशुओं के वध करने पर निषेध लगाया गया है। तो इस तरह से देखिएगा दोस्तों, तो महात्मा गांधी के जो विचार थे, उन विचारों को भी नीति निर्देशक तत्व में समाहित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है, तो अब हम लोग एक एक अनुच्छेद में किस चीजों का प्रावधान किया गया है, हम इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। आप देखेंगे यहां पर अनुच्छेद 36 सबसे ऊपर में लिखा गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अब आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 12 में भी राज्य का परिभाषा है। बिल्कुल सही। जब हम संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया और अनुच्छेद 36 में भी राज्य को परिभाषित किया गया है। तब आप यह भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि यदि परीक्षा में पूछा जाएगा कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य को परिभाषित किया गया है, तो क्या जवाब देंगे? आप यह कह सकते हैं दोस्तों, यदि ऑप्शन में दोनों अनुच्छेद हो, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 दोनों हो, तो आप अनुच्छेद 12 देंगे। लेकिन यदि अनुच्छेद 36 ही हो केवल, तो अनुच्छेद 36 देंगे। अनुच्छेद 36 में यह बातें लिखी गई है कि अनुच्छेद 12 में राज्य का जो परिभाषा है, उसी को अनुच्छेद 36 के तहत भी राज्य माना जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अब बात हम लोग अनुच्छेद 37 की करते हैं। यहां पर 36 के बाद अनुच्छेद 37 देखेंगे। अनुच्छेद 37 में दो बातों को आप याद रखें। पहली बात तो यह याद रखेंगे कि अनुच्छेद 37 में लिखी गई है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। और इसी शब्द से दोस्तों पता चलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों में अंतर है। जहां पर मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय द्वारा स्थापित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर या मौलिक अधिकार किसी भी नागरिक को नहीं मिलने पर नागरिक सरकार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकार दिलाएंगे, जबकि नीति निर्देशक तत्व को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या हुआ? अंतर। यदि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर और करें तो आप देखेंगे कि जहां पर मौलिक अधिकार जो है वो निषेधात्मक प्रकृति की है, नकारात्मक प्रकृति की है, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति की। आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार में ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य ऐसा नहीं करेंगे, राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, राज्य ये ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, इस तरह की बात नहीं करेंगे का वर्णन है। जबकि आप नीति निर्देशक तत्व में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि राज्य ऐसा करेंगे, राज्य सभी नागरिकों के लिए
काम, शिक्षा और लोक सहायता देंगे। राज्य जो है सो ऐसी सामाजिक दशाएं बनाएंगे जिसमें सभी लोग अपना अपना कार्य शांतिपूर्ण ढंग से कर सके और अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे। तो एक तरफ आप देखते हैं मौलिक अधिकार में कहते हैं कि राज्य ऐसा नहीं करेंगे, नीति निर्देशक तत्व में कहते हैं राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य ऐसा करेंगे। इसीलिए मौलिक अधिकार को नकारात्मक प्रकृति का माना जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को सकारात्मक प्रकृति का माना जाता है। अनुच्छेद 37 में दूसरी बातें जो की गई है वो दूसरी बातें यह है कि राज्य अपने नीति के निर्माण करते समय राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 में दोस्तों देखिए आप, अनुच्छेद 38 जिसमें यह बातें की गई है कि राज्य जो है वो सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 39 में आप देखेंगे तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सबसे अति महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा अनुच्छेद यदि कोई है तो वह है अनुच्छेद 39। और यदि आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत सबसे अच्छा अनुच्छेद क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि सरकार के द्वारा बनाए गए सभी तरह के कानूनों का संवैधानिकता की जांच कर सकेंगे। जबकि अनुच्छेद 39 में आप देखेंगे भारत के नागरिकों के लिए 6 प्रकार की व्यवस्था करने का निर्देश सरकार को देते हैं। और वो 6 प्रकार का निर्देश क्या है हम एक एक करके पढ़ते हैं। 39 के जो पहली खंड है उसमें यह कहा गया है कि सरकार राज्य के सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को जीवन निर्वाह के लिए रोजगार का व्यवस्था करेंगे। क्या करेंगे? रोजगार का व्यवस्था, यानी कि जीविका के लिए साधन उपलब्ध कराएंगे। 39(2) में कहा गया है दोस्तों कि राज्य जो है वो भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेंगे जिससे सामूहिक हित हो, व्यक्तिगत हित न हो बल्कि सामूहिक हित हो। और दोस्तों 39(3) में कहा गया है कि राज्य अपने नीतियों का निर्माण इस प्रकार से करेंगे, भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के पास संपत्ति और उत्पादन के साधन का संकेंद्रण न हो। अब 39 के जो चौथा प्रावधान है वो देखिए, जिसके तहत कहा गया है कि राज्य स्त्रियों और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन देंगे और दिलाने का प्रयास करेंगे। 39 के 5 में कहा गया है कि राज्य इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे जिससे पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो, बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जाए। और इसी तरह से दोस्तों 39(6) में कहा गया है कि राज्य जो है वो बच्चों के सुकुमार अवस्था को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण करेंगे ताकि बच्चों को अपने व्यक्तित्व के निर्माण का
पर्याप्त अवसर मिल सके। और दोस्तों, अनुच्छेद 39A, और आपको तो मालूम ही है कि जब ये कैपिटल ए लग जाता है तो इसका मतलब है कि ये हमारे मूल संविधान का अंग नहीं है, बल्कि किसी न किसी संविधान संशोधन से आया है। तो दोस्तों, 39A का जो प्रावधान किया गया हमारे संविधान में, वह किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 39A जोड़ा गया। और इसके तहत कहा गया कि राज्य जो है सभी नागरिकों के लिए एक समान न्याय की व्यवस्था करेंगे और निःशुल्क सिविल सहायता प्रदान करेंगे। और दोस्तों, आप कहेंगे कि क्या सिर्फ संविधान में लिख देने से, संविधान में प्रावधान कर देने से एक समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता मिल जाएगा? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सिर्फ कानून नहीं बनाया गया है, बल्कि इस कानून को लागू करने के लिए संस्था भी बनाए गए हैं। और दोस्तों, उस संस्था का नाम है नालसा। ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर, जबकि राज्य के स्तर पर जो है सलसा का स्थापना किया गया है, और जिला स्तर पर जो है दलसा का स्थापना किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के सभी नागरिकों को एक समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। और दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जस्ट बाद जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वे इनके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर नलसा का। और नलसा, सलसा और दलसा, इसके जो है पूर्ण रूप से संरक्षण जो है वो सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त रहता है। और इसकी जो स्थापना हुआ 1995 में हुआ, जबकि इसके निर्माण के लिए जो एक्ट बना वो 1987 ईस्वी में बना था। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। और अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत के निर्माण करने का व्यवस्था करेगा। और दोस्तों, आज पूरे देश में ग्राम पंचायत का निर्माण हो चुका है। और ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई आपको संविधान संशोधन भी याद रखना चाहिए, 73वां संविधान संशोधन 1992-93, जिसके तहत ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और ग्राम पंचायत को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 41, 42 और 43। ये तीनों अनुच्छेद को एक साथ जोड़ करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं, और मजबूर इसलिए हो जाते हैं कि यदि एक साथ हम बहुत सारे बात करते हैं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, जो कई बार मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद हमारे दर्शकों को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, और छोटा छोटा वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत ऐसी बातें हैं जो एक वीडियो में हम नहीं कर पाते हैं, उसको अगले वीडियो में हम ले जाते हैं। अब देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है कम से कम अनुच्छेद 41, 42, 43 तक बात कर ही लेंगे, और अनुच्छेद 44 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक अगले वीडियो में करेंगे। और दोस्तों, इसके बाद जो है संविधान का पार्ट हमारा लगातार चालू रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि संविधान के सभी पक्षों को विस्तार पूर्वक इसी तरह से पढ़ें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा दीजिएगा, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। सब्सक्राइब कर लिए होंगे तब नहीं कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं
अनुच्छेद 41 के। अनुच्छेद 41 के द्वारा यह कहा गया है कि राज्य जो है वो सभी नागरिकों को काम देंगे, सभी नागरिकों को शिक्षा देंगे और सभी नागरिकों को लोक सहायता प्रदान करेंगे। लोक सहायता जो है बेरोजगारों को, जिसे रोजगार नहीं है, जो बेकार है, जो दिव्यांग है यानी विकलांग है, या जो वृद्धावस्था में है, ऐसे लोगों को लोक सहायता उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सभी लोगों को काम देने की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे। ये बातें अनुच्छेद 41 की है। अनुच्छेद 42 में बात की गई है कि सिर्फ काम देने से नहीं चलेगा, काम करने के लिए न्यायोचित यानी कि अच्छा मनोदशा, अच्छा व्यवस्था देना पड़ेगा। सिर्फ काम देने से नहीं होगा, काम करने लायक अच्छा माहौल देना पड़ेगा। और इस माहौल देने के लिए राज्य अपने नीति के निर्माण करते समय ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, महिलाओं को प्रसूति सहायता देंगे। तो जितने भी प्रकार की जो प्रसूति सहायता दी गई है, ये सभी प्रकार की जो सहायता के लिए अधिनियम या एक्ट बना है, उसका आधार अनुच्छेद 42 ही है। और दोस्तों, अनुच्छेद 43 में बात की गई है कि सिर्फ काम करने के लिए अनुकूल दशा ही देने से नहीं होगा, बल्कि कम से कम इतना वेतन तो दीजिए जिससे जीवन निर्वाह हो जाए। यानी कि अनुच्छेद 43 की बात की गई है कि कम से कम इतनी मजदूरी तो दीजिए जिससे जीवन निर्वाह हो। न्यूनतम मजदूरी की बात की गई है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है आज, चलिए अनुच्छेद 43A को भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 43A के तहत राज्य को ऐसा निर्देश दिया गया है कि राज्य जो है उद्योगों में कर्मकारों के प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे। और जब ये ए लगा हुआ है दोस्तों, तो आप क्या समझेंगे? संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो यह भी जो है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। और 43B जो है यह सहकारी समितियों की अभिवृद्धि की बात करती है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जो पढ़ा कि संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करता है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये हमारे सरकार के लिए एक दिशा निर्देश है। सरकार के लिए कार्य करने का एक लिस्ट है। सरकार को इस लिस्ट को देखकर अपने नीति बनाने में सहायता मिलता है। तो दोस्तों, इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खूब पढ़िए, खुश रहिए और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।